Hello everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Palak, I am your chemistry mentor, and in today's class we are going to discuss separation techniques which are magnetic separation and crystallization. तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारे सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े हैं, जैसे डिस्टिलेशन हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। पहले हमने पढ़ा था सब्लिमेशन, इवोपरेशन, है ना। तो आज वाली क्लास में हम बचे हुए 2 सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो हाय प्रदीप एंड हाय दीना बंधु, हाउ आर यू? हाय सृष्टि, BTS आर्मी यू हो? Hi Vikas, how are you? So hello everyone. Yeah, my name is Palak. यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है. Yes. Hello everyone. So I hope you all are doing great. है ना? तो all of you are ready कि पढ़ाई शुरू करें या नहीं करें? अभी मैम बहुत सारी समर वेकेशंस ख़त्म हुई हैं हमारी, एंड आई थिंक कुछ लोगों की ख़त्म होने वाली होंगी, कुछ लोगों की स्कूल दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जो भी गर्मी का मज़ा था, छुट्टियों का मज़ा, नानी के घर जाना, दादी के घर जाना, वो सब अब एंड होने वाला है ना। यस। तो अभी कितने लोग हैं जिनकी समर वेकेशंस चल रही हैं एट प्रेजेंट? अरे नहीं, कुछ लोगों को लग रहा है मैम बस जल्दी से पढ़ाना शुरू करो, हमें पढ़ना है, कल से ही स्कूल है। अरे वाह, वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। ओ, मैग्नेट से तो सबने खेला है बचपन में, है ना, राइट। काफ़ी लोगों ने मैग्नेट से खेला है कि नहीं खेला है स्टूडेंट्स, बताइए। अरे मैम बोल रहे मैम ये पूछने की बात तो है ही नहीं, सबने खेला है ना। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मैग्नेट से कुछ सब्सटेंसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड कुछ सब्सटेंसेस अट्रैक्ट नहीं होते। अरे तो बहुत ईजी हो गया ना सेपरेशन करना। तो हम मैग्नेट लेकर आते हैं एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक होते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे, राइट। लेकिन वो सब्सटेंसेस जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो एज इट इज़ रह जाएंगे और जो मैग्नेटिक हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों सब्सटेंसेस को अलग अलग कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अरे कुछ लोग बोल रहे हैं मैम हम तो अभी भी खेलते हैं। हाँ बिल्कुल यार, देयर इज़ नो एज, कोई एज थोड़ी है, कुछ भी करते रहो, खेलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को। वही वाला मेथड होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन सेपरेट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम दोज विच आर मैग्नेटिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक होते हैं उनसे सेपरेट करने के लिए उन सब्सटेंसेस को जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, है ना। तो आई थिंक ये तो सब लोगों को पर्पस क्लियर है कि कैसे सब्सटेंसेस को किन सब्सटेंसेस में से सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं भी अगर आयरन है, ठीक है, और आयरन अगर किसी भी सब्सटेंस से मिक्स है, राइट, तो क्या होगा, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट्स ये वाला जो मेथड है ये आपकी CBSE क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं है, बट हम थोड़ा सा अपनी क्लासेस में फाउंडेशन की पढ़ाई करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक था वो मैंने डाला है, प्लस ये बहुत अच्छे से आसानी से बच्चों को समझ में भी आ जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये वाला CBSE क्लास 9 की बुक में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। है क्या पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में, बताइए। यस मिताली, ओके। चलिए नाउ, जैसे अगर हमने एक मिक्सचर लिया जिसमें हमने लिया
जिसमें हमने लिया आयरन और सल्फर का मिक्स किया, तो क्या होगा, आयरन जो है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे सल्फर एज इट इज रह जाएगा। राइट मैम, यू नो इस बार बायो में कट हुए चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट भी है। हाँ, ये मैम बायो वाली मैम आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगी। हाँ मुझे पता है, बट 9th में ऐसा कुछ कम हुआ नहीं है। हाँ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बायो वाली मैम आपसे आई थिंक कनेक्ट करेंगे इस वीक, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ वो टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आई एम नॉट द राइट पर्सन, ठीक है। हाँ जी चलिए, तो अगर मेरे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर। तो हमें पता है सल्फर जो है वो मैग्नेटिक नहीं है, आयरन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक है। तो आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से और सल्फर नहीं होगा, ठीक है। मैम इन पुअर कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स, पुअर कंडक्टर्स में होता ये है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते, होते हैं, बट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। पुअर कंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो दो लेवल है ना उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाता है, इसलिए वो सब्सटेंसेस पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम किसी भी कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये जो दो लेवल होते हैं ना उनका डिफरेंस कम होता है, एनर्जी डिफरेंस, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल तक आ जाएगा। पर पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में ये गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो कॉन्सेंट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिससे हम अपनी ओर से प्योर मेटल लेते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ये ओर क्या होती है, तो स्टूडेंट्स ओर क्या होती है, ओर होती है हमारे लिए मेटल का सोर्स, इसको आप बोलते हो खदान, जिसमें हमें मेटल्स मिलते हैं, राइट। तो जो मेटल सोर्स होता है जिससे हम प्रॉफिटेबली अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओर, ठीक है। तो ये मेटल सोर्स होता है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ओर से जब प्योर मेटल हम लेते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में हम ये वाला टेक्निक यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। तो बेसिकली एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक होगा दूसरे कंपोनेंट को सेपरेट यहाँ पर हम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओर्स जो होती हैं उसमें आयरन होता है, वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है मैग्नेटिक, या दूसरा जो हमारा मेटल है वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने ओर लिया है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको हम डाल देते हैं ब्रास और लेदर कन्वेयर बेल्ट में। बेल्ट होता है, गोल होता है, वो अभी आपको मिलने वाला है, और जो उसके रोलर्स होते हैं वो मैग्नेट के बने होते हैं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो अभी ये ना इसका जो डायग्राम है वो आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे ही हमारी जो ओर है, ओर को हम ऊपर से डालते हैं और रोलर के कांटेक्ट में आती है। रोलर क्या है, मैग्नेटिक है, ठीक है। तो जो मैग्नेट कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, बेल्ट पे चिपक जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उससे दूर भागेगा। तो इस तरीके से हम अपनी इम्प्योरिटीज़ और जो एक्चुअल मेटल कंटेनिंग कंपाउंड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ये है इसका सेटअप, ठीक है। अगेन कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस क्या है, जब हम अपने मेटल को एक खदान से लेकर आते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हम ये मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एक है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ जाएंगे बिकॉज इससे अट्रैक्ट रहेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर भागेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। एक सेकेंड, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये सबको समझ में आया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके बारे में ना आप अभी क्लास 10th में पढ़ते हो, राइट।
चलिए, तो ये तरीका होता है, बताया गया है कि जो मिक्सचर है देखो आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेट। ये आयरन और सल्फर का मिक्सचर था, ये सेपरेशन बता रहे हैं, यहाँ से आएंगे दोनों कंपोनेंट, जो मैग्नेटिक होगा वो यहाँ हो जाएगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए। ओहो, ये वाला जो टेक्निक है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत बार लैब्स में यूज़ किया जाता है अभी। ठीक है, जब भी अगर आप लोगों में से कोई है ऐसे इंटरेस्टेड पीपल जो रिसर्च करने में बहुत अपना इंटरेस्ट रखते हैं कि यार मुझे ना रिसर्च करनी है ना, जैसे है क्या कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, या पता है आपको रिसर्च में क्या करते हैं, क्या होता है रिसर्च का मतलब? कोई है जो जिसको आइडिया है क्या होता है रिसर्च में? सोडियम सोडियम सॉरी मुझे समझ नहीं आया, सोडियम से क्या करना चाहते हो आप? या रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक रिएक्टेंट लिया, उसको दूसरे में मिक्स कर दिया, कुछ नया कंपाउंड बनाने की कोशिश की, फिर सोचते हैं कि यार ये जो जितना कंपाउंड बना है वो एक्चुअल में प्योर बना है या नहीं बना है, या इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, राइट? हाँ, कई बार एक्सप्लोशंस भी होते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लैब्स में। हाँ, लेकिन अगर आप सोडियम से रिएक्शन करते हो तो यस यू आर राइट कि सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर एयर से रिएक्शन होता है उसका या वाटर से रिएक्शन होता है तो बूम, धमाका हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ तो होता ये है कि ये मेथड वहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड बना है बट वो अभी स्टिल उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है, राइट? तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई करते हैं। कभी भी किसी कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो उसी के लिए मेथड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एंड आप देख पाएंगे यहाँ पर से ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट? तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये जो मेथड है आप डेफिनेटली हर रोज़ मैं बोलूँगी आप इसको अपने लैब में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टू बिगिन विथ क्रिस्टलाइजेशन मेथड कब यूज़ करते हैं हम? इट इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स डिजॉल्व इन अ लिक्विड सोल्यूशन। अभी सिंपल सा फंडा ये होता है, मान लीजिए मेरा कोई सॉल्ट बना, उसमें से अगर कोई उसमें कुछ लिक्विड डिज़ोल्व है या कोई इम्प्योरिटी डिज़ोल्व है, गीला है अभी भी, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली ये कब होता है? जब हमने जो सॉलिड बनाया है वो डिज़ोल्व होना चाहिए कोई लिक्विड में। ठीक है, एंड फिर हम उसको जो भी लिक्विड में सेपरेट करेंगे तो लिक्विड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रह जाएंगी और प्योर सॉलिड हमको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, द प्योर सॉलिड इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल। तो जो प्योर सॉलिड है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? वो हमें मिलेगा क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं सॉलिड्स, राइट? चलिए, सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल में एक्चुअली ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट्स अब क्लास 12th में पढ़ते हैं, अभी ये वाला चैप्टर जो है वो हट गया है क्लास 12th से, बट क्लास 12th में आप पढ़ते हैं सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो डोंट गेट डिसहार्टन कि मैम अभी से क्यों पढ़ रहे हैं 12th का। सिंपल सा फंडा होता है कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सब सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें एकदम प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का या फिर पार्टिकल्स का। आप देख सकते हो एक अरेंज हो गए एक लाइन में दूसरी लाइन में। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जिन सॉलिड्स में, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो एटम्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो एक हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। तो जब आप उस मॉलिक्यूल को अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आप देखते हो यार जो पार्टिकल्स हैं कितना ब्यूटीफुल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और जो बड़ा सा कंबाइन करके बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है, बड़ा सा सॉलिड बना देता है, ठीक है। तो वो होते हैं क्रिस्टल्स, जिनके बारे में आप ज़्यादा किस में पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ऐसा देखा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन ऐसे अरेंज होते हैं, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक है। ऐसे अरेंज होते हैं कि एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोरीन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरीन के अराउंड 6 सोडियम एटम्स होते हैं, ऐसे ही अरेंज रहते हैं। लेकिन आप अगर NaCl देखते हो तो वो इस टाइप का आपको कुछ दिखता है, राइट। तो ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है हमारे लिए टेस्ट ट्यूब या फिर एक ट्यूब होगा, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये है हमारे लिए ट्यूब ऐसा। हम क्या करेंगे, इसमें अपना कंपाउंड डालेंगे जो हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है। मैंने लिया कंपाउंड, यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड डालने के बाद तो जो सॉलिड सब्सटेंस है उसे हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी सॉल्वेंट में। वो सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, वो सॉल्वेंट एल्कोहल हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो इम्प्योर सैंपल है उसको आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग दैट आपको बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं लेना है, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपको उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। ओनली दैट सॉल्वेंट यूज विच कैन डिसॉल्व बोथ इम्प्योरिटी एंड द कंपाउंड वी रिक्वायर। अब हमने कोई सॉल्वेंट जो चूज़ किया है वो सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज़ और हमारा प्योर कंपाउंड मतलब प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। द सोल्यूशन वो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन सबको बनाना आता है ना, पढ़ा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करना है कम से कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो सॉल्ट है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है मतलब तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि वो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए। शुभम, आई विल टेक दैट इन द टुवर्ड्स द एंड। मैम मिनिमम सॉल्वेंट में देखो, मिनिमम सॉल्वेंट का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप क्या करोगे, आपने डाला, आपने पहले तो थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दिया, आपने उसको डिसॉल्व किया, आपने देखा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा और डाल दिया। आपको ये ट्राई करना है कि जो आपने मिक्स किया है सॉल्ट और सॉल्वेंट वो एकदम से मिक्स हो जाए। कई बार आपको अगर नहीं होता डायरेक्टली तो आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और एक क्लियर सोल्यूशन हमको मिल जाए, ठीक है। अब हमने हीट किया, हमने उसको साइड में रख दिया, हमने उसको ये जो हमारा ट्यूब था, बॉइलिंग ट्यूब जिसको बोलते हैं, हीट कर दिया और उसको साइड में मैंने रख दिया, ठीक है। साइड में रख देंगे उसको रूम टेम्परेचर पे। अब क्या होगा, फॉर अ डे, अब ज़रूरी नहीं होता कि पूरा दिन रखना है, मतलब जैसा टाइम होता है, कई बार होता है कुछ क्रिस्टल्स आफ्टर 1 आवर भी आ जाते हैं, कुछ आफ्टर 30 मिनट्स भी आ सकते हैं, बट हाँ हम ट्राई करते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम के लिए रखा छोड़ दें तो ताकि अनडिस्टर्ब होगा तो टेंशन नहीं रहेगा, उसको ढक के रख देते हैं ताकि नेक्स्ट डे आके दोबारा आप चेक कर सकते हो। अब क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी और आपके पास जो है वो प्योर कंपाउंड मिल जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। कैसे क्रिस्टल्स बनते हैं वो हम बात करते हैं। क्रिस्टल्स बन गए, अगर मान लीजिए कोई सॉल्वेंट रह गया है तो उसको आप फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर पेपर से सॉल्वेंट नीचे चला जाएगा, ऊपर आपके क्रिस्टल्स रह जाएंगे, ठीक है, और उनको सुखाने छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो हम पहले ही उसको फिल्टर कर देते हैं, मतलब जैसे आपने रखा थोड़ी देर बाद तो क्रिस्टल्स मिले, आप उसको फिल्टर कर दीजिए, आप इम्प्योरिटीज़ मूव कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, हमने पहले इम्प्योर सॉलिड लिया, उसको डाला सॉल्वेंट में, हीट किया, रख दिया थोड़े टाइम तक, आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म।
फिर आप क्या करेंगे, आपका डिज़ायर्ड कंपाउंड ब्लैक वाला है, इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं, इम्प्योरिटीज़ यहाँ रह जाएंगी, आप उसको सक्शन करते हैं। सक्शन क्यों करते हैं, ताकि हमें यहाँ पर ड्राई कंपाउंड मिल जाए। अगर कुछ भी रह जाता है, कुछ भी घर का सा गीला रह जाता है, तो उसके बाद हम सक्शन करते हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त लैब में, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये रखा, आपने छोड़ दिया, धीरे 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 क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, और ऐसे आप देखिए इतने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स धीरे धीरे बनते हैं। क्लियर हुआ, किसी को भी कोई डाउट? तो यहाँ पर ये क्रिस्टल्स ऐसे बनते हैं, देखो आप, बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स बनते हैं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी, ठीक है। चलिए, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं क्रिस्टल्स। यहाँ आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देख सकते हैं, यहाँ पर आप बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स देख पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग कलरफुल क्रिस्टल्स बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो स्पेशली जिनको रिसर्च और का बहुत मन होता है, उनके लिए तो मतलब बहुत प्यारी चीज़ होती है, जन्नत है यार, ये वाकई प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, मेनली हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर जो कंपाउंड मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, राइट, उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सॉलिड फेस, इट प्रोड्यूसेस सॉलिड फेस विच इज़ ईजियर टू हैंडल एंड कलेक्ट। मतलब कोई भी अगर क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सॉलिड सैंपल मिलेगा, जिसको कलेक्ट करना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। हाय प्रवीण, गुड मॉर्निंग, थोड़ी हो रहा है अभी। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना पड़ता, आपको बहुत टाइम तक खड़े नहीं रहना पड़ता है कि नहीं मुझे 100 डिग्री तक ही हीट करना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कम टेम्परेचर पे भी काम चल जाता है। इन इवोपरेशन सम सॉलिड्स डीकम्पोज, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन से जब डायरेक्ट इवोपरेशन करते हैं तो हमारे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अभी सिंपल सा फंडा है कि आप उसमें इवोपरेशन में आप टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखते हो, आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर जाते हो, तो मीनवाइल कुछ सॉलिड्स जो हैं वो बीच में डिकम्पोज हो जाते हैं और प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे शुगर है, अगर शुगर को डायरेक्टली हीट करते हो तो काली हो जाती है, चारिंग हो जाती है उसकी, राइट। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो इतना चारिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और देख सकते हैं, जैसे मोस्ट प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, इसकी वजह से इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एलम। एलम में से अगर हम कुछ इम्प्योर सैम्पल्स को हटाना चाहते हैं, वहाँ भी वो में मिल जाता है। स्नो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन नेचर। स्नो फ्लेक्स आर फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो कुछ और एडवांटेजेस हैं। ओहो, ये कैसे हो गया, कोई आंसर भी लिखा आ रहा है स्टूडेंट्स। सो क्या है, हाउ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कॉपर फिलिंग। सिंपल सा फंडा है, आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। सो क्रिस्टलाइजेशन कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट किया, दोबारा आपने सिर्फ स्टेट चेंज ही हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रहा है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट? ओके, अगेन, सो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, मैं इसको ना, ओके, चलो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल्स आर, तो ये इसके आंसर्स नहीं आने चाहिए थे, बट इट्स ओके, चलो आपकी हेल्प हो जाएगी। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स, यूनिफॉर्म, हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन, ऑल ऑफ दी अबव।
तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल्स को फॉलो कर रही हैं, सॉरी एक सेकेंड, मैच कर रही हैं कि ऑर्डर तो होते ही हैं, है ना। आपने देखा था एक प्रॉपर ऐसा अरेंजमेंट था, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट था, यूनिफॉर्म भी होते हैं, ठीक है। डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन भी फिक्स होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ड्यूरिंग मैग्नेटिक सेपरेशन द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज falls first, falls after magnetic impurities, falls with magnetic impurities, remain over the belt. So simple है, इसमें भी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सबसे पहले गिरेंगी क्योंकि वो मैग्नेटिक से दूर रहना चाहती हैं, है ना। सो वो सबसे पहले गिरेंगी और फिर उसके बाद बाकी सब गिरेंगे, राइट। So with that note, please let me know students if you have any doubt in this question. So किसी को भी कोई डाउट है, आज हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज हमने दो मेथड्स पढ़े, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो सिंपल सा तरीका होता है एंड यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन एंड स्पेशली फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। Okay, so with that note students, winding up today's session. See you all in the next class. Bye bye.